नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से मैं हाजिर हूँ भारती कुमारी, लेकर आप सबके लिए नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 17वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि कहानी जो उससे पिछले भाग में बनारस में घूम रही थी, वो कहानी फिर से शुभंकरपुर आई और शुभंकरपुर में एक नया कांड हो गया, दुर्घटना हो गई, या फिर ये कहें कि समाज में जो हर कुछ दिन पर होता रहता है ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ ऐसी घटना जिसे दुर्घटना लिखा है लेखक ने कि कभी ना कभी घूम के हर किसी के घर में होती है, लेकिन जब तक खुद के घर में नहीं होती इंसान छींटाकसी करने से बाज नहीं आता। हमारे उपन्यास की शुरुआत हुई थी गौरी यानी रतिनाथ की चाची, जो एक विधवा है, उसके गर्भवती होने से। वो मायके जाकर गर्भपात करवा कर आई, फिर गांव में उनके किस्से हुए। गांव के लोगों ने उनको समाज से अलग करके रखा कि कोई उसके घर नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे लोग जाने लगे और थोड़ी थोड़ी सामान्य होने लगी। तो लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि जब कोई बड़ा सा गांव हो तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो ही जाती है जो पिछले वाली घटना से बड़ी हो जाती है और उसको कवर कर जाती है। जैसे आज की मीडिया में देखते हैं कि कोई न्यूज बहुत दिन तक सनसनी फैला रही होती है, फिर कुछ उससे भी बड़ा धमाका होता है और पीछे वाली न्यूज को लोग एकदम से भूल जाते हैं। ठीक वैसा ही वो समाज से ही आती हैं चीजें सारी। तो वो एक कुछ नए पात्र आए कहानी में कि गाँव का ही एक आदमी है जिसके बेटे की शादी होती है। और शादी जो होती है, लेखक ने अच्छे से वर्णन किया कि बंगाल के कुछ हिस्सों में मैथिल ब्राह्मण बहुत पहले जाकर बस गए, तो वो हर कुछ से बंगाली जैसा बिहेव करने लगे। उनके बंगाली संस्कृति उन पर हावी हो गई, लेकिन वो हैं मैथिल ब्राह्मण ही। उन्हीं में से एक की बेटी से शुभंकरपुर के एक लड़की की शादी हो जाती है, वो भी गांव से अलग। अब गांव वालों को लगता है कि वो क्रिश्चियन की लड़की है, किसी दूसरे जाति की लड़की से शादी कर ली जाके। और फिर जब वो गांव आता है लौटकर तो सभी लोग उनका बहिष्कार करते हैं। सिर्फ 2 लोग होते हैं ऐसे जो अपने अपने स्वार्थवश उसके घर जाते हैं। जो वर वधू को आशीर्वाद देने की रस्म होती है, वो भी उसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं गांव के। फिर धीरे धीरे जो लड़के के पिता होते हैं वो एक पंडित को अपनी तरफ खींचते हैं, लालच दिखा के। और वो जानते हैं कि अगर उसने उनको खींच लिया तो साथ साथ गांव के और बहुत सारे लोग खींचे चले आते हैं। वही होता भी है कहानी में। अब आगे। शुभंकरपुर की कुल उपजाऊ जमीन का रकबा 300 बीघा था। 250 बीघा धान के खेत थे, 50 बीघा रबी और भदई के। इसके अलावा आमों के बाग, बांसों के जंगल, तालाब, गोचर आदि के लिए 50 बीघा और पड़ते थे। 250 परिवारों की आबादी, खाने वाला मुंह 1100। साफ है कि गरीब ही अधिक थे। ये गरीब भी 2 श्रेणी में बटे थे, बाभन और गैर बाभन। बाभन मीन्स ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मणों में विद्या का प्रचार खूब था। पढ़े लिखे लोग शहरों में फैले थे। चिट्ठियां और मनी ऑर्डर उन्हीं की बदौलत गांव में खूब आते। 100 घर ब्राह्मण थे। मुश्किल से 15 घर ऐसे होंगे जिनकी शुमार महादरिद्रों में होती थी। बाकी लोग खेती के अभाव में भी भरपेट खाने वालों में से थे। गांव के नजदीक ही हाट लगता था, सोमवार और गुरुवार को। धान, चावल, दाल, तिलहन, मड़वा, मकई, साग, भाजी, मछली, पान, मोटिया, गमछा और चादरें हाट के रोज शुभंकरपुर के लोग यह चीजें जाकर खरीद लाते थे। इस गांव के ब्राह्मणों का खिला चेहरा देखकर बाहर वाले सोचते बड़े सुखी होंगे ये लोग, काफी खेत होंगे इन लोगों के पास। मगर असलियत ये थी कि लूटाओ कूट खाओ। ये लोग जवार में जब भोज खाने जाते तो इनका साफ सुथरा पहनावा, विनीत और भद्र वेश देखकर दूसरे गांव वालों को भ्रम होता कि जमींदार घराने के होंगे। इस मौजे के मालिक राय बहादुर दुर्गानंदन सिंह बड़े जमींदार तो थे ही, साथ ही लहना तगादा का भारी कारोबार भी चलाते थे। आसपास के 5 कोस जमीन पर उनकी छत्र छाया थी। 3 लाख रुपए 25 बस्तियों के इस समुद्र में दांत निपोड़े, पूंछ कड़ी किए मगरों की भांति टहल बूल रहे थे। ब्याज का दर प्रति मास 1.5 रुपये सैकड़ा था। राज बहादुर पुराने अंगूठे को साल साल नया करवाते जाते, सूद भी मूर बनता जाता। चक्रवृद्धि का ये क्रम राजा बहादुर की शरीर वृद्धि के लिए रसायन का काम कर रहा था। कहते हैं नवेली में नगद रखने के लिए उन्हें चहबच्चा बनाना पड़ा था।
मां के श्राद्ध में समूचे भारत के उन पंडितों की आपने सभा बुलवाई थी जो महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित थे। प्रत्येक पंडित को दुशाला और 101 रुपये की विदाई दी थी, आने जाने का सेकंड क्लास का खर्चा भी। 7 दिनों तक पंडितों का शास्त्रार्थ चला था। मैथिल पंडितों को अपनी भूमि पर अपने पांडित्य प्रदर्शन का जो सुयोग मिला वो अभूतपूर्व था। बाहर के पंडित विदा होते समय राजा बहादुर को धर्म दिवाकर की गौरवपूर्ण उपाधि से सुशोभित करते गए। जवार के 50 गांव निमंत्रित किए गए थे। उन्हें पूरी तरकारी से नहीं, खाजा, बुंदवा, घेवर, बर्फी, पेड़ा, बालूशाही, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी वगैरह 18 किस्म की मिठाइयों से परितृप्त किया गया था। हाथी के कान जैसा बड़ा बड़ा खाजा, फुटबॉल जैसा मुंगवा था। दरअसल ये चीजें खाने की नहीं, तमाशे की थी। सबके आगे बड़े पत्तलों में मिठाइयों का ढेर लगा था। जूठन की इन मिठाइयों को जवार के शूद्रों ने कई दिन तक खाया था और आज भी उल्लासित होकर वे राजा बहादुर का गुणगान कर रहे थे। ब्राह्मणों को भर भर अंजुरी बम्बैया सुपारी दी गई थी। महापात्र को हाथी मिला था। अपने वैभव के इस विराट प्रदर्शन से राजा बहादुर को इतना आत्मसंतोष हुआ कि उन्हें खाने पीने से अरुचि हो गई। कोई भी चीज चित्त पर चढ़ती ही ना थी। एकमात्र कन्या थी, धूमधाम से उसकी शादी वो पहले ही कर चुके थे। स्टेट का सारा भार घर जमाई के कंधों पर डालकर राजा बहादुर तीर्थ यात्रा के लिए निकलने ही वाले थे कि सन 37 का वो कांग्रेसी जमाना आधम का। बार बार आगा पीछा सोचकर कांग्रेस ने जब प्रांतों के शासन में हाथ बटाना स्वीकार कर लिया तो जनता ने युग की ओर नई आशा से देखा। मिनिस्ट्री कबूल कर लेने पर नेताओं का उत्तरदायित्व बेहद बढ़ गया। चुनाव के समय उन्होंने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। जमींदार चुनाव में हार कर अपने अंधकार में भविष्य की कल्पना करते हुए कछुए की भांति दुबके पड़े थे। अंदर ही अंदर कुछ सोचकर अपने पैतरे बदल डालने का उन्होंने निश्चय किया। परंपरा की दुहाई देकर कांग्रेसी मंत्रियों को उन्होंने धमकी दी, आपका खादी का कुर्ता पहले हम अपने खून से तर कर देंगे, उसके बाद जमींदारी प्रथा उठा दीजिएगा। मंत्रियों ने अपनी पीठ कर दी किसानों की ओर, मुंह कर दिया जमींदारों की ओर। दुनिया भर में बदनामी फैल गई कि बिहार की कांग्रेस पर जमींदारों का असर है। जवाहरलाल नेहरू तक ने खुल्लम खुल्ला ये बात कही थी। किसान संगठित होने लगे। उनका नारा था, कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। संगठन की यह हवा राजा बहादुर की भी जमींदारी में पहुंची। उनकी सूदखोरी और जमींदार शाही से सारा इलाका तंग आ गया था। हजारों बीघा जमीन वो किसानों की मनखप दिए हुए थे। 4 मन की बीघा से लेकर 15 मन की बीघा तक रेट था। शुभंकरपुर के ग्वाले 70-80 बीघा खेप मनखप पर जोतते थे। अब वे लोग भी सुरफुराए। गांव में ही 2-3 लीटर निकल आए। पलवाहा पोखर के भिंड पर किसान कुटी बन गई। घर घर से मुठिया वसूल होने लगा। किसान कुटी के लिए किसी ने लोटा दिया, किसी ने थाली दी। कुम्हार ने घड़े दिए, तौला दिया, कड़ाही दी। उमानाथ की मां ने अपना 2 साल का पुराना कंबल दे दिया। उसके पास दूसरा कंबल नहीं था। रतिनाथ ने मना किया तो बोली, ये 10 का काम है, देश का काम है, गरीबों का यज्ञ है, मेरे पास और है ही क्या जो दूंगी। ब्राह्मणों में इस बात को लेकर 2 दल हो गए। एक दल जमींदारों की ओर था, दूसरा किसानों की ओर। जो लोग जमींदारों की ओर थे वो खूब नफा में रहे। आंदोलन की बातें इस तरह बढ़ा चढ़ाकर राज बहादुर के कानों में डाली गई कि वो बदहवास हो गए। बढ़िया से बढ़िया धनहर खेत 100 या 50 रुपए फी बीघा लुटाने लगे। आग लगनते ओ झोपड़ी जो आवे सो हाथ। किसान बित्ता भर भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनमें गजब का जोश था। उनके लीडर दरभंगा और पटना तक दौड़ लगा रहे थे। इस संघर्ष की जरा जरा सी बात भी जनता में विस्तार पूर्वक छपती थी। जनता यहाँ पर अखबार का नाम है। सभा, जुलूस, दफा 144, गिरफ्तारी, सजा, जेल, भूख हड़ताल, रिहाई, यह सिलसिला किसानों को ठंडा नहीं कर सका। जयदेव ज्योतिष पढ़ लिख कर घर बैठ गए
और अब 3-3 लायक बेटों का भाग्यवान बाप बनकर बुढ़ापे के दरवाजे पर खड़े थे। शायद ही कोई कुकर्म उनसे छूटा हो। तरुणी विधवाओं को प्रेम पास में फंसाकर फिर उनकी जायदाद अपने नाम लिखवा लेना और चूसे आम की गुठली की भांति फिर उन्हें फेंक देना। 2 खेत वालों में सिमान का झगड़ा खड़ा करके मुकदमों में बजा देना और उनमें से एक को खदुका बनाकर लील जाना। सस्ते दामों में अंगूठे खरीद कर पीछे ज्यादा से ज्यादा रकम चढ़ाकर उन्हें अदालत में पेश कर देना। अपने घर में आप ही सेंध डलवाकर पड़ोसी को गिरफ्तार करवा देना। इसी रास्ते पर चलकर जयदेव उस मंजिल तक पहुंचे थे जहां की चोरों का सरदार और थाने का दरोगा समान श्रद्धा भक्ति से स्वागत पाता है। किसान आंदोलन में सर्वाधिक लाभ इन्हीं महाशय को पहुंचा, क्योंकि राजा बहादुर ने दबंग समझकर मनकप वाले 10 बीघा खेत जयदेव को लिख दिया, सिर्फ 600 रुपए लेकर। ये मालूम होने पर किसान गुस्से के मारे पागल हो गए, मगर अंदर के घूसखोर ऊपर के पुरजोर कुछ किसान सेवकों ने उल्टा सीधा समझाकर उन्हें शांत कर दिया। जिला किसान सभा के एक प्रमुख नेता रमापति झा परसौनी के रहने वाले थे। 3 साल तक एड़ी चोटी का पसीना एक एक करके राजा बहादुर के रैयतों को जगाया था और अब उनके मुंह से भी लार टपकने लगी। 14 बीघा जमीन मिली, 1200 का कर्जा माफ हो गया। शुभंकरपुर के 3 तरुण ब्राह्मण छोटी जाति वाले किसानों का अगुवा बनकर बैठे थे। 2-2 बीघा खेत देकर राजा बहादुर ने उनके भी मुंहों में दही लगा दिया। इतने पर भी किसान डटे रहे। पड़ोस के एक दूसरे छोटे जमींदार ने राजा बहादुर के शुभंकरपुर वाले सारे खेत लिखा लिए। किसानों के संघर्ष को अवसरवादी नेता चौपट कर चुके थे। मुकदमा लड़ते लड़ते उन बेचारों का बुरा हाल था। ऐसी स्थिति में पंडित कालीचरण के नौजवान लड़के ताराचरण ने बीच बचाव करके नए जमींदार से ये मनवा लिया कि खेत किसानों के ही जोत में रहेंगे। फी बीघा 11 मन के हिसाब से अनाज इनके एवज में उन्हें साल साल मिलता रहेगा। हारतीबाजी के समय ये मामूली नेतृत्व किसानों की दृष्टि में ताराचरण को आगे ले आया। किसानों के उस संघर्ष का जब इस प्रकार उपसंहार हो रहा था तब 2 साल पूरे हो चुके थे और यूरोप हिटलर के चंगुल में था। कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस्तीफा देकर विश्राम कर रहा था। विश्राम तो क्या कर रहा था, आगामी महासंघर्ष की चर्चा में जोरों से लग गया था। रतिनाथ की चाची का ये एपिसोड आज यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।